इधर चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत का रंग जैसा नेता चाहते हैं आज वैसा ही नजर आ रहा है। इस रंग में एक्शन है, ड्रामा है, रोमांच है और साथ में धमकी भी। अदावत है, बदजुबानी है, दगाबाजी है, दीदी के खिलाफ चक्रव्यूह त्योहार है, ध्रुवीकरण के तैयार है। ध्रुवीकरण के बल पर वोट बांटने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की भले ही के बीच दिखाई दे रहा हो, पर इस मुकाबले से कांग्रेस, वामदल और मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता। इस सियासी खेल में जो सबसे नई एंट्री हुई है वो है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की। आज की कड़ी में समझेंगे कि नए नए भाईजान दीदी के लिए कितनी मुश्किल खड़ा करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जमे घुसपैठिए चुनाव पर कितना असर डालते हैं ये समझने की। और साथ ही बात होगी जुबान से निकले ऐसे शब्दों की जिन्हें सियासी मर्यादाओं के तहत कतई नहीं कहा जा सकता। ये हो रहा है तो क्यों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ये हमारे मेहमान आज के प्रेम शुक्ला हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, अर्पिता घोष सांसद टीएमसी की हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फयाज अहमद खान सीपीएम के नेता हैं और मौलाना हाजिक खान महासचिव हैं इमाम एसोसिएशन के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले अहम खबर, ममता बनर्जी की सबसे नई और बड़ी मुश्किल। ममता के खिलाफ बंगाल में एक और पार्टी खड़ी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई नई पार्टी। 2016 में ममता के साथ खड़े थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। पीरजादा की पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट। ममता को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, कहा अब्बास सिद्दीकी ने। ममता पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी देश की दूसरी सबसे बड़ी सूफी दरगाह, वहां के इस समय मुखिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और उन्होंने नई पार्टी लॉन्च कर दी है। इसका असर कितना होगा इन चुनावों में और ये किस तरीके का घटनाक्रम है, जरा ये भी देख लें। हमारे मेहमान इसको किस तरीके से देखते हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये क्या करवट है सियासत की बंगाल में? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ना वोट बैंक की राजनीति करती है, ना वोट बैंक की राजनीति की चिंता करती है। हाँ, जिन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की है और वोट बैंक की राजनीति के तहत तुष्टीकरण जिनका जो है वो राजनीतिक मंत्र रहा है, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकता है कि जो लोग पिछले चुनाव तक दीदी के साथ खड़े थे, आज अगर वो भाईजान दीदी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे हैं तो ये दीदी के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ना वोट बैंक की राजनीति करती है, ना करेगी और ना उसकी चिंता है। अर्पिता घोष जी से समझें, कौन कर रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स? अर्पिता जी, देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस कभी की नहीं है। हम लोग भी डेवलपमेंट इशू पे ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन था, कौन नहीं है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देश, हमारे बंगाल की जनता जानते हैं कि ममता बनर्जी ने काम किए हैं। आप घर घर पे जाके पूछिए तो आपको समझ में आ जाएगी। और आगे चल के भी आप देखेंगे, जब चुनाव होगी और चुनाव का जब रिजल्ट आएगी तब आपको दिखाई देगा कि ममता बनर्जी को फिर से लोग चुन के लाए हैं, क्योंकि बंगाल के लोगों के दिल में ममता जी बैठते हैं। यही हमारा मुद्दा है बस। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिलों में। फयाज अहमद खान साहब, ये किस तरफ ड्रिफ्ट होगा, अगर ड्रिफ्ट होगा तो? क्योंकि कहा यह जाता है कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया, सीपीएम को मौका देके देख लिया, ममता दीदी ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, ये कहा जा रहा है पीरजादा साहब की तरफ से। तो अब ये किस तरफ जाएंगे लोग? बंगाल के अंदर में तृणमूल की सरकार को बंगाल की जनता देखी, जिस तरीके से बंगाल के 34 साल की वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे, भाजपा भी साथ दिया था। लोग ममता बनर्जी जो अल्पसंख्यक हैं उनको धोखा देने का काम की, उनको वर्गलाने का काम की थी। आज वो लोग इस बात को समझ गए हैं। और हमारे जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास का काम करती है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, तो ये मेरे ख्याल से आज के इस साल का सबसे बड़ा जोक होगा। क्योंकि सबका साथ सबका विकास नहीं, अदानी अंबानी का साथ उन्हीं का विकास होता है। और वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा करती है, उनसे सीखना पड़े वोट बैंक की कौन सी राजनीति करती हैं, धर्म के आधार पर, भाषा और प्रांत के आधार पर इसलिए तृणमूल और बीजेपी दोनों के अंदर में कोई फर्क नहीं है। आज वो माइनॉरिटी भी इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल के अंदर में तृणमूल की सरकार जो है हमको 10 साल से सिर्फ झूठा वादा करती रही। जहां पर के सच्चार कमेटी का बात था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को लागू करने का बात था, उसमें विफल रही, असफल रही तृणमूल की सरकार। ऐसी अवस्था में वाम मोर्चा और कांग्रेस के लोग आज जो महागठबंधन बना करके पश्चिम बंगाल के अंदर में
जो धर्म की राजनीति, विभाजन की राजनीति के खिलाफ और झूठा वादा करने वाले, जो कि नौजवानों को, बेकार लोगों को और बेकारी बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे तृणमूल हो, जो कोई विकास का काम नहीं, जो कोई कल कारखाना नहीं, बंगाल को पीछे की तरफ ढकेल दिया जा रहा, उसके खिलाफ एकत्रित हो रहे हैं और अल्पसंख्यक के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इससे सब के सब लोग वामपंथियों को और जो महागठजोड़ है उसके पक्ष में लोग आएंगे, लोग समझना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये लोग हमारे पक्ष में आएंगे। सीपीएम से अलग होकर ममता के साथ गए थे और ममता की सरकार इसीलिए बनी थी, ये एक बड़ा फैक्ट बताया जाता है जो विश्लेषक है उनकी तरफ से। मौलाना हाजिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना हाजिक खान, ये जो विश्लेषण किया अभी फैयाज अहमद साहब ने, ये सही है क्या? मोह भंग सबसे हो गया क्या और इसीलिए किसी नए के उदित होने के चांस बन गए? देखिए गौतम जी, सबसे पहले बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं एक मौलाना नहीं, मैं हाजिक खान एक इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से बैठा हुआ हूँ। मौलाना हाजिक खान आपका नाम लिखा हुआ है तो इसको दुरुस्त करें जरा। हाजिक खान लिखें, इमाम एसोसिएशन से जुड़े हुए, बस। हाँ कहिए साहब। जी, मेरा ये कहना है कि बंगाल के लोगों को ये देखना चाहिए और भारत के लोगों को ये देखना चाहिए कि जैसे कि अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास सबके साथ किया है। मैं ये कहता हूं कि पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने वार ना किया हो। सबके साथ सब बर्बाद, सब इसका विनाश एक साथ करने जा रही हैं। वो तो मैं ये कहूँगा बंगाल के लोगों को कि वो तो कह दिया आपसे पहले के वक्ता ने कह दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आपको ये देखना होगा, आप वोटर्स को बंगाल के कि आने वाले जो भविष्य बंगाल का किसके हाथ में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। आपके सारे सामने हिंदुस्तान की सारी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो और ममता बनर्जी की पार्टी हो, टीएमसी हो, सारी पार्टियों ने शासन करके दिखाया है। बल्कि अब वहां की जनता को ये तय करना होगा कि इस देश में कौन राज करेगा, जो इस देश को एक साथ लेके चले, एक साथ भाईचारे के साथ चले, जमनी सहजीब के साथ चलिए, एकता के साथ चले। तय क्या कर रही है? अवनीश अवस्थी जी के पास में जा रहा हूं, आपके पास में दोबारा आऊंगा। अवनीश अवस्थी जी, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर सकती है कि वोट बैंक की सियासत नहीं करती? और अगर मुसलमानों के संदर्भ में बात की जाए, मोह भंग हो रहा है तो वो किस तरफ जाएंगे? दिनेश जी, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स मैं न जाने कितने इलेक्शंस से देख रहा हूं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है अल्पसंख्यक किस तरफ जाएंगे। ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर होता है, ये क्या अपने आप में सांप्रदायिक नहीं है क्या? जिन लोगों को ओवैसी और भाईजान के आने से दिक्कत हो रही है वो सांप्रदायिक लोग हैं ना, वही सांप्रदायिक लोग हैं जिनको लगता है। और जो टीएमसी की सांसद ने कहा कि हम तो कभी करते नहीं, मैं उनको एक वाक्य याद दिला देता हूँ। उनका एक वक्तव्य था ममता बनर्जी जी का कि दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ती है। वोट देते हैं तो उनके लिए मैं ये भी करूंगी, उनके लिए मैं ये भी करूंगी, उनके लिए मैं ये भी करूंगी। अरे निहायत सांप्रदायिक राजनीति, जिसके बारे में कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जो शायद ही किसी और सरकार के बारे में की हो। यार पिताजी का जवाब लेंगे अवनीश जी, कौन है जो नहीं करता वोट बैंक की सियासत। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं, पार्टी लॉन्च करते ही पीरजादा पर टीएमसी का अटैक। टीएमसी ने पीरजादा की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह दिया। कहा ओवैसी अब्बास की पार्टी वोट कटवा पार्टी है, टीएमसी के वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिरहाद हकीम ने यह बात कही है, फिरहाद हकीम ने यह बात कही कि ये भी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसके पहले आप जानते हैं कि एआईएमआईएम को बी टीम करार दिया जा चुका है और अब पीरजादा अब्बास को भी ये कहा जा रहा है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फील्ड किए गए हैं। लेकिन क्या नागरिकों को, वोटर्स को इस तरीके से देखना ठीक है? क्या यह समझना ठीक है कि एक वोटर का अपना कोई विवेक नहीं होता और उनके लिए कोई टीमें फील्ड कर दी जाती हैं और इस तरीके से वो बढ़ जाते हैं? यह भी समझना होगा कि क्या वाकई एक खास वर्ग के हिमायती के तौर पर कुछ एक दलों ने खुद को दिखाया और उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया और इसीलिए उनको एक के बाद दूसरे दल को आजमाना पड़ा, या उनकी आस्था किसी एक के साथ टिकी हुई है और अब वो किसी और के साथ नहीं जाएगी? जरा देखिए ये दो चेहरे जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हैं वो दो जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बंगाल के ये भाईजान बिगाड़ेंगे किसका प्लान? अगर टीएमसी को फौरन ही आकर ये प्रतिक्रिया देनी पड़ती है तो जाहिर है ये समझ में आता है कि नुकसान किसका होता हुआ नजर आ रहा है। नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी इसीलिए कह रही हैं कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे आपसे पूछा किसने कि आपका नुकसान होगा? आपको आके ये सामने कहना क्यों पड़ रहा है? राज्य के गरीब आदिवासियों की, दलितों की भी आवाज हूं मैं। पीरजादा अब्बास ने यह बात कही है। फुरफुरा शरीफ
जो कि कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाद दूसरी सबसे बड़ी सूफी दरगाह है, वहां के मुखिया अब अपनी एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि जब CAA NRC की बातें हुई तो मुझे लगा कि अब धार्मिक उपदेश बंद करके अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और अब वो पॉलिटिक्स में, और आपको यह भी बता दें कि 3 जनवरी को AIMIM के मुखिया जब पहुंचते हैं वेस्ट बंगाल तो जाकर पहले इनसे मुलाकात करते हैं। इनसे मुलाकात में बातें क्या हुई और क्या AIMIM की तरफ से कोई ऑफर था जो आखिरकार पूरे कुल मिलाकर बात नहीं बनी और इस तरीके से उनको अपनी एक पार्टी लॉन्च करनी पड़ी अलग से, ये समझने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक फ्रंट बनाएंगे और उसमें AIMIM के लोग भी आएंगे और इस तरीके से हम 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसा होने वाला है? लेकिन यहां पर देखिए, आप इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स पर निगाह डालिए। बंगाल के भाईजान किसका काम बिगाड़ेंगे? मुस्लिम वोट बटेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? पश्चिम बंगाल चुनाव में नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया और इस पार्टी के ऐलान के साथ ही कई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोगों के दिमाग में आने लगे। 60 से 80 सीटों पर ये भाईजान खेल बिगाड़ सकते हैं। ये वो असेंबली सेगमेंट्स हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा है। फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हुए हैं सिद्दीकी, इनके भाई नौशाद भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं और वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ये चुनाव में जाकर इन जगहों पर अपने कैंडिडेट्स फील्ड करते हैं, जो कि करेंगे अब, तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। अगर यह समझा जाता रहा है कि मुस्लिम वोटर्स एन ब्लॉक वोट करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तो यह भी समझ लीजिए कि अगर इनमें बंटवारा होता है तो नुकसान किसको होता है। लेकिन क्या यह नुकसान इतना बड़ा होता है कि उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चांसेस बन जाएं? यह अहम बात है। कहा यह भी जाता है कि ये जो तमाम मुस्लिम वोटर्स हैं, इनकी आस्था पहले कांग्रेस के साथ थी। इन्हीं लोगों ने बाद में जब CPM के साथ खुद को देखना शुरू किया तो CPM की सरकार बनी। बाद के दिनों में जब तृणमूल कांग्रेस के साथ ये खड़े हुए तो तृणमूल कांग्रेस को सत्ता पर बिठा दिया। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस से अगर ये बंटते हैं तो तृणमूल कांग्रेस सत्ता से हटती है। क्या ऐसा होने वाला है? मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा ममता से कट जाएगा, क्योंकि इनके साथ ये कहा जाता है इनकी जो लेगेसी है फुरफुरा शरीफ की, वो ये है कि ये मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए बहुत सारे काम किए गए, समाज सुधार के बहुत सारे काम किए गए, लोगों की आस्था का केंद्र है ये। और अगर वहां से निकला हुआ कोई अपने कैंडिडेट्स फील्ड करता है, पार्टी बनाता है, तो क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा और क्या इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा? आप जानते हैं कि कई जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में, 3 जिले ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और कई जिले ऐसे हैं जहां 40% से ज्यादा बड़ी आबादी है और ऐसे जिलों की तादाद 14 है। 3 जिले ऐसे जहां 50% से ज्यादा, 14 जिले ऐसे जहां 40% से ज्यादा, और इसमें आने वाले असेंबली सेगमेंट्स जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद। यह भी कहा जाता है कि अगर ये बंगाल का नक्शा है तो उत्तरी बंगाल में मुसलमान मतदाता हमेशा कांग्रेस के साथ जाते रहे, लेकिन दक्षिणी बंगाल में अब जंगल महाल वाले इलाके में तृणमूल कांग्रेस के साथ जाते रहे। इन्होंने सरकार बनवाई। अब अगर ये वहां से हटते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चांस बनेंगे। क्या इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? अब निजेश जी, आप राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हैं, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? दिनेश जी अभी कहा कि अभी आपने बताया कि अभी एक वक्तव्य आया कि ये जो भाईजान हैं सिद्दीकी साहब, ये बीजेपी की बी टीम है। अरे 16 में तो इन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया था, तब ये किसकी बी टीम थे? इस इलेक्शन में भी, इस चुनाव में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत करने की कोशिश की और कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट, अपने मर्जी के कैंडिडेट उतारने की बात की, जो टीएमसी में बात नहीं बन पाई। तो किसकी बी टीम है ये? सेकुलर फ्रंट एक भाईजान बनाए तो वो सेकुलर है। ममता बनर्जी कहें कि सारे सेकुलर पार्टी एक साथ आ जाएं। जो इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति करे, अल्पसंख्यकों की राजनीति करे, वो सेकुलर इस देश में लिबरल, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष रखते हैं। और जो सबके साथ की बात करे, जो देश की हर संसाधन पर हर एक व्यक्ति का बिना किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, वर्ण के को बिना देखे हुए सबको समान रूप से अगर देता है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इसका जवाब ले लें अर्पिता जी। जी, एक बात, पहली बात बताएं, विश्लेषक साहब तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही खिलाफ है, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बात है कि जो पीरजादा ने बनाई है, जब तक वो फुरफुरा शरीफ में है, उनका इज्जत जैसे होता है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने से वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है। पब्लिक किसको वोट देगी, जनता किसको वोट देगी, वो जनता तय करेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी सोच के वोट करेंगे, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा बोल के वोट नहीं करेंगे। और बी टीम के बारे में हम बताएं कि अभी हाल में बिहार में जो हुआ है सभी को पता है। तो ये ऐसा नई बात कुछ नहीं है कि जो फिराद हकीम ने बोला है, कुछ नई बात नहीं है। आगे चल के देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे कि बंगाल की जनता जो है,
ये कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता है वो जानते हैं कि डेवलपमेंट के अगर देखें तो ममता बनर्जी खड़े रहे, और जितना भी हमारे स्कीम है वो देख देख के नहीं दिया गया है किसी को, वो सभी को दिया गया है। स्कीम सभी के लिए है, गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो सबके लिए किए हैं। नहीं तो अगर केंद्र सरकार भी ये काम करती है तो वो भी तो नागरिकों को फायदा देती है ना। धर्म संप्रदाय देख के उसने भी फायदा नहीं दिया। उसने भी अगर अम्फान में सहायता भेजी है तो हर किसी के लिए भेजी है, अगर कोविड के समय सहायता भेजी है तो सबके लिए भेजी है। अर्पिता जी, इस बात को भी तो खातिर मिलाइए। हाँ, तो वो तो हम बता नहीं रहे कि सरकार जब भी करेगी तब सभी के लिए करेगी, सरकार किसी की अकेला की नहीं होती है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर ये केंद्र की सरकार कर रही है तो यही काम तृणमूल सरकार बंगाल में भी कर रही है, वहां चेहरा देखकर टीका नहीं लगाया जाता। प्रेम शुक्ला जी, डेवलपमेंट, आइए इसको आगे बढ़ाएं, बाकी मेहमानों के पास भी चलें। अर्पिता जी, आऊंगा मैं आपके पास। जी, प्रेम शुक्ला जी, अभी इन्होंने आरोप लगाया, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, दो बातें कही अर्पिता जी ने। एक ये कहा कि ये देखिए, ये बी टीम, सबको मालूम है बिहार में क्या हुआ, मतलब वोटर का अपना कोई विवेक नहीं होता क्या? ABCD कुछ भी आता है और वो इसमें बरगलाने में आ जाते हैं क्या? और अगर वोटर और जनता ही तय करते हैं तो फिर कोई बी टीम या सी टीम कैसे हो सकता है? प्रेम जी, निश्चित बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, बी टीम तो किसी जमाने में CPM जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम करती थी, और भाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारा अलायंस था। फुरफुरा शरीफ ने तो हमेशा समर्थन तृणमूल कांग्रेस पार्टी को दिया। तो अगर बी टीम हो सकती है, अगर किसी की बी टीम हो सकती है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बी टीम होगी, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस से निकल कर जा रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी को भी फुरफुरा शरीफ की तरफ से किसी प्रकार का समर्थन दिया गया हो, ऐसा किसी के सामने कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी को अपना दीदी कह के और उनके भाईजान बने हुए टहल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन तो दिया नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा UPA की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक नेतृत्व वाली, उसको समर्थन देते थे। आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड हुआ करता था तब कांग्रेस को समर्थन देते थे, आज वो चंद्रशेखर राव को समर्थन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी किसी प्रकार का गठबंधन या समर्थन कभी भी ना तो ओवैसी ने किया। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि कल्पनाएं कुछ भी की जा सकती हैं और जिसको जो सूट करता है उस तरीके से परसेप्शन बना सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि कौन किसके साथ गया, खड़ा हुआ, प्रत्यक्षतः ये देखना चाहिए। अर्पिता जी का जवाब क्या है वो लेंगे, लेकिन TMC के संदर्भ में बंगाल में ओवैसी के आने से TMC में जबरदस्त हलचल है। TMC नेताओं के साथ ममता बनर्जी की मीटिंग हुई है और मीटिंग में ममता ने ओवैसी पर चर्चा की। ममता ने भरोसा दिया कि फर्क नहीं पड़ता हमको। मीटिंग में ममता ने ओवैसी पर चर्चा की और ये कहा कि इनके आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई ऐसा है? यहां पर इन तस्वीरों में आपको दोनों ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं। फुरफुरा शरीफ जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वहां के पीरजादा अब्बास भी आपको नजर आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आ रहे हैं, और यहां पर इन दोनों के ही संदर्भ में TMC में मीटिंग की गई है और ये आखिर में ये नतीजा निकाला गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई वोटर्स को, किसी भी समुदाय के वोटर्स को इस तरीके से देखना ठीक है क्या? और दूसरे, क्या वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब ये कहना पड़ता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाकई फर्क नहीं पड़ता? हाजिक खान साहब, देखिए, बंगाल के वोटर को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे प्रदेश के अंदर किसने हमारे लिए पानी लाया, कौन हमारे लिए स्कूल खोले, किसने हमारे लिए रोज़गार दिया, कौन ने हेल्थ के हम फील्ड में हमारे लिए काम किया। उसके बाद ये तय करना होगा वोटर को कि असदुद्दीन ओवैसी या फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना है वो कोई पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है। जो भी पार्टी सरकार बना रही है, वोटर का सबसे पहले ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसको वोट करता है कि हमारे वोट से किसकी सरकार बनेगी। और ऐसी तमाम पार्टियां आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी हमेशा इलेक्शन में, जो चंद रोज़ के लिए पैदा होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। अचानक एक इलेक्शन के बीच में एक पार्टी आती है और वो मुसलमानों से उनका वोट मांगने लगती है, तो मुसलमान इस देश का इतना बेवकूफ़ नहीं है
कि ऐसे लोगों को वोट दे दें। वो एक अच्छे आदमी हो सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी या वो सिद्दीकी साहब एक अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन वोटर को ये सेलेक्ट करना होगा कि हमारे लिए 5 साल किसको काम करना है और किस सरकार के नेतृत्व में हमें चलना है, तब जाके हमारा वोट उसको पड़ना चाहिए। ये वोटर को भी देखना है और ये वोटर के ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है। रही असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अगर महाराष्ट्र में नुकसान हुआ तो कांग्रेस के 35 सीटें हार गई, बिहार में 15 सीटें आरजेडी हार गई, और अगर यहाँ पर भी हारती है तो उसका फ़ायदा हमेशा यकीनन भारतीय जनता पार्टी को होगा। मैं बी टीम और ए टीम नहीं कहूँगा, असदुद्दीन साहब को भी हक है इस सेकुलर मुल्क में कि वो अपनी पार्टी को डेवलप करें इंडिया लेवल पर, लेकिन असल जिम्मेदारी वोटर की बनती है कि वो किसको वोट करे और हाजिक कौन जी सरकार आपने एक बड़ी बनाए बात और कही, कौन उनके हाजिक जी आपने काम कही जो सरकार बनाएगा, ये टैक्टिकल वोटिंग वाली बात आपने कह दी, ये कहा जाता है, आपने रीइंफोर्स कर दिया और मुझे तो लगता है आपने एक संदेश देने की भी कोशिश की है। लेकिन फैयाज अहमद साहब के पास मैं ये पूछने के लिए जाऊं कि जब ये बात की जाती है कि जीतने वाले को वोट मिलेंगे, तो जीतने वाला ही है, तो फिर वोटों को देकर क्या मतलब ये कि हाँ हमने भी वोट दिया था, ये होने वाला है क्या? और दूसरा मैं ये भी समझना चाहता हूं कि उसमें क्या ये जो गठजोड़ बना है वो भी खुद को देखता है क्या? देखिए, ऐसा है कि बंगाल की जनता जो है जागरूक जनता है। उन्हें धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो वोट बांटने की कोशिश करेंगे उसमें असफल रहेंगे। दूसरी बात ये रही कि अवस्थी जी अभी बात कर रहे थे पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से वो कर रहे हैं, या कि भाजपा के प्रवक्ता समझ में नहीं आ रही है जो विकास की बात कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार से अगर भाजपा से विकास की बात करें तो 15 लाख रुपए आने की बात करें बैंक में, या नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पकौड़ा बेचने की बात करें, या कि जो है किसानों का जो हाल है, जीडीपी जहां डाउन है पूरे देश के अंदर में, उसी हाल से हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हुआ है माइग्रेंट लेबर के साथ, यहां तक कि 2 करोड़ नए सिरे से जो काम करते थे वो बेकार हो गए। ममता बनर्जी की सरकार में कोई नया एम्प्लॉयमेंट नहीं, सिंगूर से टाटा को भगाया गया, नंदीग्राम में कारखाना नहीं करने दिया गया, जो टीचर्स की कोई बहाली नहीं, पोस्ट वैकेंट है सरकारी सामुदायिक आधार पर न देखा जाए, ये मुद्दों की बात पर ले जाना चाह रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की बात है, लेकिन क्यों आखिरकार ये मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं? जरा अर्पिता घोष जी के पास एक बार फिर से चलें। अर्पिता घोष जी, 2 बातें मेरे को समझाइए। एक तो ये कहा जा रहा है कि देखिए मुसलमान जो है उसको अपनी अकल है और वो जीतने वाले को वोट करता है, वो बहुत टैक्टिकल वोटिंग करता है, लेकिन साथ में ये भी गिना दिया जाता है कि देखिए बिहार में क्या हुआ, साथ में ये भी कह दिया जाता है कि देखिए ये बी टीम आ गई। ये दो बातें कैसे एक साथ की जा रही हैं? जब जीतने वाले को वोट मिलते हैं तो फिर आश्वस्त रहा जाए। पहली बात तो ये है कि बात वोट मुसलमान या हिंदू की नहीं है, वोट जनता की है। सभी जनता एक जैसे, हमारे हम साथ में खड़े हुए हैं, जो भी है वो समझेंगे, विकास की बात समझेंगे और वोट करेंगे। और अगर जीतने वाले को वोट, बात ऐसे ही नहीं है, लोग देखते हैं कि कौन काम करते हैं। ये अभी बता रहे थे कि बाम और कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। बाम ने 34 साल बंगाल में क्या किया है सभी को पता है, और अभी इन्होंने बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और काम, विकास की बात वामफ्रंट के टाइम पे कोई विकास बंगाल में नहीं हुई है। ये वामफ्रंट सभी को पता है, उनको भी पता है बढ़िया से, और लोगों को भी पता है। अभी जो जनता वोट करेंगे उनको पता है कि काम ममता बनर्जी ने किया है। इसीलिए अर्पिता जी, एक बात का जवाब जल्दी से आपसे चाहूंगा, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब ये काम के आधार पर बातें हो रही हैं, आपने कोई काम नहीं किया वामपंथियों ने, तो फिर क्यों आपको ये कहना पड़ता है कि देखिए सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए साथ में आ जाइए? सबसे बड़ी चीज क्या है फिर? काम है कि ये संप्रदाय, असंप्रदाय, गैर संप्रदाय, ये वाला मुद्दा ज्यादा बड़ा है? सबसे बड़ी बात है, और हमारे बंगाल में ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलती है। और हमारे बंगाल के जो कल्चर है, इस कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर है, इसमें ये सब मुद्दे ज्यादा मायने नहीं रखता है। अभी जो आगे चल के आप देखिएगा, विकास के मुद्दे पर वोट होगी, आप लोग देख लीजिएगा। अभी जितना आप लोग बता रहे हैं कि इसमें तृणमूल कांग्रेस की बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो उनका वोट कट जाएगी, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। विकास के वोट होगा, जनता तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करेंगे, आप चुनाव में आके देखिएगा। विकास का प्रतीक तृणमूल कांग्रेस के तौर पर बताया जा रहा है, क्या ये परसेप्शन लोगों के दिमागों में भी है? बीजेपी का बंगाल सरकार पर बहुत बड़ा आरोप, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। बॉर्डर इलाके के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की जांच करनी चाहिए, दिलीप घोष ने कहा। वोट की राजनीति के लिए देश की रक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, घोष ने राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। खासतौर से वो जिले
जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें दार्जिलिंग शामिल है, सिलीगुड़ी शामिल है, उत्तरी दिनाजपुर शामिल है, दक्षिणी दिनाजपुर शामिल है, कूच बिहार जिसमें शामिल है, जिसमें मुर्शिदाबाद और मालदा शामिल हैं, नदिया जिसमें शामिल है, वहां पर खासतौर से ये कहा जा रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में लोगों के धड़ाधड़ राशन कार्ड बनाए गए हैं और राशन कार्ड बनवाने के बाद ये इंश्योर किया गया है कि वो जल्दी से फॉर्म 6 भरें। फॉर्म 6 वो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 1950 के तहत ये आपको बनाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप वोट देने के अधिकारी हैं, क्योंकि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। क्या वाकई ऐसे घुसपैठियों को पहले यहाँ लेजिटिमेट बनाया गया है उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के, और अब वो एनरोल करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर? ये समझने की जरूरत है। जरा इसको समझिए, बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों में क्या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठियों की ऐश हुई है? लेकिन इधर साल दर साल आप देखेंगे कि इसमें गिरावट देखने को मिली है। 2015 में 4810 गिरफ्तार हुए घुसपैठिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको गिरफ्तार किया। 2016 में 2507, 2017 में और कमी आई 1253, तो 2018 में हालांकि ये बढ़े 1613 हुए और 2019 में 1400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। यह भी देखा गया है कि उनकी तरफ से जो फेक करेंसी भेजी जा रही थी हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी फैलाने के लिए, उसमें भी साल दर साल गिरावट आई, लेकिन फिर भी उधर से कोशिशें जारी हैं। इधर देखिए आप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा को दिखाने की हमारी कोशिश है। ये 2216 किलोमीटर की ये कुल सीमा आपको नजर आ रही है। ये पश्चिम बंगाल है, ये हमारा देश, और इसके बाद यहां आप देख रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है। 2216 किलोमीटर का लंबा ये पैच आपको दिखाई दे रहा है, और इधर आप देख रहे हैं 4096 किलोमीटर की कुल लंबाई। असल में ये बॉर्डर जो है, इसमें मीलों मीलों तक कई जगह ऐसी है जहां पर गांव ऐसे बसे हुए हैं एक दूसरे की तरफ कि उसका भेद करना मुश्किल हो जाता है कौन किसकी तरफ है। और कई जगहों पर क्योंकि भाषाई रूप से अंतर करना मुश्किल होता है, तो बीएसएफ के लोगों को भी ये समझने में, फर्क करने में कि कौन आदमी कहां का है और फिर आखिरकार उसको क्या वो लेजिटिमेट है नहीं है, कहां का रहने वाला है, ये तय करने में मुश्किल होता है। लेकिन आप यहां देखें, जो हम बता रहे थे जो जिले आपको, उससे लगे हुए जो जिले हैं ये हैं वो मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। अब यहां पर मुस्लिम आबादी देखिए, मालदा में 52%, नदिया में 30%, मुर्शिदाबाद में 66%, कूच बिहार। ये देखिए आप, ये आबादी आपको ये दिखाने के लिए काफी है कि ये 30% कम से कम है। फिर आप देखेंगे उसके बाद ये अधिकतम जाता है तो 66% तक जा रहा है। मतलब ये वो तादाद है जो निर्णायक कही जा सकती है वोटर्स के हिसाब से, किसी का चुनावी खेल बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे घुसपैठियों को यहां पर लेजिटिमेट बना दिया गया है, ये कर दिया गया है कि यहीं के रहने वाले हैं और अब वो लोग इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम घुसवाने की फिराक में है। लेकिन उधर से टीएमसी ने यह कहा है कि ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन तो अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है ना, आप क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं? लेकिन अर्पिता जी, ये बात ठीक है जो आपने कही कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम करता है, लेकिन क्या उन लोगों को, यहाँ आने वालों को राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में लाखों लाख लोग हफ्ते हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे अपना आधार और राशन कार्ड बनवाने के लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बताए अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ पे है, उनको बोलिए ना, वो लोग देखें कि कौन क्या कैसा घुसपैठिया है, किसको क्या किया गया है। उनके हाथ में तो सब कुछ है। अभी एमसीसी डिक्लेयर हो जाएगा तो पूरा राज्य उनके हाथ में चले जाएंगे, तो उनको बोलिए ना ये देखने के लिए। हम लोग तो ओपन करके रखे हैं कि आप लोग देखिए, आप तय कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका नाम काटना है, किसका नाम। आपकी बात का जवाब अविनेश जी कुछ देना चाह रहे हैं इसी वक्त। अर्पिता जी आपके पास आ रहा हूं। अविनेश जी। दिनेश जी, पहली बात तो ये कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ममता बनर्जी के लिए मुख्य मुद्दा था, जिसके कारण उन्होंने लोकसभा में स्पीकर के सामने जाकर के सारे कागज फाड़े थे। उनका मुख्य मुद्दा था कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाना है। पहली बात तो ये, इसका मतलब वो मानती थी कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, यह आरोप नहीं है। अगर कुछ जिलों में लगातार एकदम वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम जुड़ते हैं तो मालूम होना चाहिए ना वो कहां से आए हैं। अगर वो बंगाल के किसी और जिले में रहते थे तो उसका बता दें कि वहां से आए हैं और अब यहाँ पर आए हैं। या उन जिलों में क्या रोजगार के बहुत अवसर बढ़ गए, क्या वो पारंपरिक जिला था, क्या पैतृक संपत्ति थी, उन जिलों में क्यों आए, कहां से आए, ये तो बड़ी साफ सी बात है ना। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, लेकिन यही लोग हैं
यही लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठते हैं। आज तो इन्होंने बीएसएफ पे सवाल उठा दिए। ये आज यहां पर बैठ के कह रही है कि इलेक्शन कमीशन देखे। इलेक्शन कमीशन जिस दिन ये कहेगा उस दिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट हो जाएगा। उस दिन बीएसएफ, आज बीएसएफ के बारे में इन्होंने ये वक्तव्य दिया है और अब तक इन्होंने दूध देने वाली गाय पर कोई जवाब दिया नहीं है। निहायत सांप्रदायिक राजनीति करने वाली टीएमसी आज अचानक और कैसे हो जाते हैं। आपने एक बार फिर से इस बात को कहा है, तो आइए इसका जवाब ले लीजिए अर्पिता जी। विश्लेषक अगर बीजेपी के लिए बोलेंगे तो विश्लेषक बिठाने की क्या जरूरत है? उनके नीचे में विश्लेषक के नीचे में बीजेपी का प्रवक्ता बता दीजिए ना, काय को बीजेपी के लिए बोल रहे हैं? विश्लेषण में नहीं कर सकता। कोई किसी से कुछ नहीं छिपता अर्पिता जी। विश्लेषक लिख दें, आप कुछ लिख दें, जनता देखती है और तय कर लेती है कि कौन क्या कह रहा है। आप वो जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए अर्पिता जी। जैसा बात का क्या बताए हैं, बोलिए तो उनका सवाल क्या है? उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी भी अपनी चिंता व्यक्त करती रही हैं। मतलब घुसपैठिए वहां हैं। दूसरे जो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अचानक वो लोग कहां से वहां पहुंच गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? वो कहां के रहने वाले हैं? क्या इस बारे में पड़ताल हुई है? देखने के लिए हम तो बोल रहे हैं ओपन की आप देखने के लिए इलेक्शन कमीशन है, उनको बोलिए ना, विश्लेषक साहब को बोलिए ना, वो बताए इलेक्शन कमीशन को कि वो देखे। ये हमको क्यों पूछा जा रहा है कि कहां से आ रहा है, कहां किया जा रहा है? अरे लोग हैं, उनका रेशन कार्ड नहीं बना है तो बन गया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप तो दे प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी की तरफ से आप लोग दे रहे हो। प्रेम शुक्ला जी, रास्ता तो एक ही है। रास्ता तो एक ही है कि सीएए और फिर एनआरसी, रास्ता तो यही है जी। और वो रास्ता भी मंजूर नहीं है जी। ये तो हम सीए, देखिए सीए एनआरसी लगाने के लिए संकल्प किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। और संकल्प का विरोध कौन कर रहा है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं है तो एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? जैसे एनआरसी की बात आती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ममता बनर्जी स्यापा क्यों करने लगती? क्या कारण है? अगर आपको बांग्लादेशी प्रेम जी, एक बात मैं भी जानना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है। करने का कारण क्या है? प्रेम शुक्ला जी, अर्पिता जी एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा। आप अगर इंटरजेक्ट करना चाहती हैं इशारा कर दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। अर्पिता जी, एक बात मैं जरा प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ लूं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये क्यों कहते हैं कि सीएए तो लागू होगा? लोग इसको ये समझते हैं कि जो मतुआ आए हैं बांग्लादेश से या बाहर से, हिंदू शरणार्थी जो आए हैं, उनको तो आप रेगुलराइज करना चाहते हैं, लेकिन एनआरसी के संदर्भ में आप भी चुप रह जाते हैं। और सीएए के बारे में भी अब ये कह दिया गया कि वैक्सीनेशन के बाद ये देखेंगे कि यहाँ सीएए की प्रक्रिया शुरू की जानी है। मतलब वो भी एक तरीके से तब तक के लिए टाल दिया गया, इसमें वक्त लगने वाला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी स्ट्रेट अवे तय नहीं कर पा रही, क्या करना है? ने बहुत स्ट्रेट अवे तय किया हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सीएए के रूल्स बनाकर उसको लागू करने लगी। चूंकि वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोसेस है, पहले लोगों के प्राणों की रक्षा प्रायोरिटी है। प्राणों की रक्षा के बाद जो हमारा सीएए का रूल बनने के बाद उसके लागू करने की प्रक्रिया होगी। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं। अब दूसरी बात, जो मटुआ की आपने बात कही, देखिए जिन लोगों को भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित किया गया है, ऐसे लोगों को शरणार्थी के रूप में शरण देने का संकल्प महात्मा गांधी का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, सारे नेताओं का था। उस संकल्प को हमने 70 वर्षों तक पूरा नहीं किया है। उस संकल्प को पूरा करने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। हम शरणार्थियों को शरण नहीं दे क्या भाई? अगल बगल में इस्लामिक रिपब्लिक बांग्लादेश है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। एक स्टेटमेंट दिया, आपने ये बात कही कि हमारे जो प्राण रक्षा हमारे लिए वरीयता है, लेकिन तब तक तो वोटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद आप इसको किस तरीके से देखेंगे? प्रेम शुक्ला जी, मैं आइंदा आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर, टीएमसी ने चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की। चुनावी रैली में एंटी सोशल नारे लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग को बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए डराया तक जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करो, यह कहते हुए लोगों को डराया तक जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि अक्सर अगर आप थाने पहले पहुंच जाएं, शिकायत आप पहले दर्ज करा दें, तो बेशक आप गलत हों, लेकिन इस आधार पर कि मैं ही पहले शिकायत करने आया था, आपको सही मान लिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंटिमिडेट कर रही है वहां लोगों को कि मेरे लिए वोट करो। अभी तक ये आरोप लगता रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कि वो लोगों को ये सीधे सीधे धमकाती है कि अगर हमारे लिए वोट नहीं होगा तो फिर हम तुमको देख लेंगे। बहरहाल सही कौन है आप तय कीजिए। बदजुबानी ब्रह्मास्त्र लेकिन दोनों तरफ से चल रहे हैं। कोई शिकायत करने पहुंच जाए, शिकायत कर दे, ठीक है, लेकिन क्या रोज बरोज टेलीविजन पर
नेता अपनी बात कहते हुए सुनाई नहीं देते हैं क्या? जरा देखिए कौन किससे कम है, जरा ये आप तय कीजिए। बदजुबानी का ब्रह्मास्त्र क्या इस समय चुनावों में कारगर साबित होने लगा है, और क्या इसलिए इसको आजमाया जाता है? देखिए इधर से भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। असल में इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान यह होता है कि जो मुख्य मुद्दा होता है, आप अगर मंच के करीब खड़े हैं और आपके नेता ने कोई ऐसी बात कह दी जो विरोधियों के लिए एकदम चुभने वाली और उनके लिए बड़ी खतरनाक है और बहुत उकसाने वाली है, तो आपके अंदर एड्रेनलिन का संचार होगा, रक्त संचार तो बढ़ जाएगा, आप जिंदाबाद भी कर देंगे, लेकिन इससे आपके मुद्दे जो रोज बरोज आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं वो हाशिए में रह जाते हैं। ऐसी बयानबाजी क्यों की जाती है? जूते चटवाएंगे, जूते से पीटेंगे, पागल ममता, हिरण्यकश्यप खानदान की ममता, बांग्लादेशी ममता, आतंकी ममता, चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या इस तरह की भाषा उन लोगों को जिनके किए कहे का असर बाकी तमाम लोगों पर भी होता है, क्या इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? खैर, अगर इधर से ये हो रहा है तो उधर से क्या हो रहा है? ईंट का जवाब पत्थर से देने में टीएमसी यकीन रखती है। सुन लीजिए, लुटेराबाज, गुंडाबाज, जहरीला सांप, नक्सली से खतरनाक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जंग पार्टी, चीर देंगे, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। ये भारत ने उनके लिए कहा था जो कश्मीर पर बुरी निगाह रखते थे। यहां पर आप देखिए भारत के भीतर ही कुछ लोग चीर देंगे वाली बात करने लगे हैं। यहां चीर देंगे, अगर बंगाल मांगोगे चीर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान के तहत ये नहीं है कि कोई वहां जाकर चुनाव लड़े, कोई बाहरी ताकत आकर बंगाल को अलग करके ले जाना चाहती है। दूध मांगोगे खीर देंगे, बंगाल मांगोगे चीर देंगे, सिर फोड़ देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे। ये तो खैर रोज बरोज की बात है। क्यों हो रहा है आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा कि पूरे देश के लिए और विश्व के लिए जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो जगह जो भद्रलोक कही जाती रही है, वो जगह जो न जाने कितने बार जागरूकता के लिए लोगों में एक तरीके से फिर से अवेयरनेस और एनलाइटनमेंट के लिए उसने बड़ा सारा काम किया, वहां से ऐसी चीजें आ रही हैं जो किसी भी हद से सभ्य समाज की बातें नहीं कही जा सकती। प्रेम शुक्ला जी, ये अनिवार्य है क्या? कम से कम कोई तो हो, पार्टी विद अ डिफरेंस तो कम से कम ये दिखाए कि उसमें कुछ बात अलग है। निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक आप कल्पना कीजिए कि आपको कोई चाकू मार दे तो क्या आपके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा? भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं की जिस नृशंसता से हत्या की गई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी, चाहे आदरणीय जेपी नड्डा जी की रैली हो, चाहे दिलीप घोष जी की रैली हो, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई चाकू मार देगा तो आशीर्वाद नहीं निकलेगा। उम्मीद है गांधी जी ये सुन रहे होंगे, उनकी आत्मा कहीं सुन रही होगी जो दूसरा गाल आगे कर देने के लिए कहते थे। हाजिक खान, आपका क्या टेक है इस पर? सर प्रेम सर, टाइम कम है वरना मैं आपसे और लंबी बात करता। हाजिक साहब, देखिए, मैं तो संदेश बंगाल की जनता को ये दूंगा कि भाई वहाँ पर जो आपके लिए काम करे, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरमा होगा अर्शे बरी पर। तुम इंसान और मानवता के साथ जो अच्छा काम करे उसके साथ जाना, उसके लिए वोट दो। लेकिन इधर जुबानों में क्या चल रहा है? फयाज अहमद खान साहब, देखिए, ऐसा है कि भाजपा के मुंह में राम राम ये अच्छा नहीं लगता है। वो तो नाथूराम गौडसे के चाहने वाले हैं, गांधी की बात कर रहे हैं। इनसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? ये तो हमेशा तोड़ फोड़ और चीरफाड़ की राजनीति करेंगे और इनका मुकाबला तृणमूल करेगी। हम लोग शांति के लिए बंगाल के अंदर में जनता को साथ लेकर करेंगे। रही बात रोहिंग्या की और बाकी को जो लोग घुसपैठ हैं, हम ये पूछेंगे भाजपा के लिए जाने जाते हैं क्या पश्चिम बंगाल में? सर राजनाथ सिंह से पूछे कैसे आ रहे हैं? मुझसे नहीं, कई लोगों से पूछ लीजिएगा। लेकिन अवनीश जी के पास मैं जाता हूँ। अवनीश जी क्विकली, सर टाइम नहीं है, अर्पिता जी के पास जाना है मुझे। भैया साहब, मैं माओ, लेनिन और स्टालिन के बारे में तो अभी नहीं कहूंगा कि वो कितने अहिंसक थे और कितने शांतिप्रिय थे। बुद्धदेव दास गुप्ता ने जो विधानसभा में आंकड़े दिए थे कि कितने राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं, जरा एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए, मेरे मुंह से बोलना ठीक है। चलिए अर्पिता जी, कितने आंकड़े दिए थे आपकी शांतिप्रिय? यहाँ सब एक जैसे हैं। गांधी जी के हत्यारे गोडसे थे कि नहीं? आप कहें, आप गोडसे के चाहने वाले हैं ना? आप गोडसे को, आप गोडसे और सावरकर का रिमार्क प्लीज। देखिए, एक छोटा सा है कि ये जो आपस में चल रहे हैं कि किसी का भी मुंह से अगर खराब भाषा निकले तो ये गणतंत्र के, लोकतंत्र के सही नहीं है। हमने अपना जो भी है पॉलिटिकल पार्टियों को सभी को सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही भाषा बोलना चाहिए। और वामफ्रंट जो अभी बोल रहे थे साहब, मुझे हंसी आ रही थी कि इन्होंने बोल रहे थे कि हिंसा के लिए। हाँ, ये इस पर तो खैर सवाल अवनीश जी ने भी उठा दिया अर्पिता जी, लेकिन आपने जो कहा ना, प्रेम साहब ने भी कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं? अगर अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया जाए कि अगर हमने सुना तो तुम सदस्यता से हटा दिए जाओगे, तो क्या वो ऐसा करने की हिमाकत करें? बहुत
धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इससे पहले कि मैं ये आज का अंक समाप्त करूं, आपको एक अहम खबर बता दूं। ममता बनर्जी को अभी और झटके लग सकते हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का यह दावा है। तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी के संपर्क में हैं और आना चाहते हैं। हम देश विरोधी लोगों को बीजेपी में नहीं लेंगे, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। हम बंगाल का विकास करने वालों को बीजेपी में लेंगे। अर्पिता जी, अगर अभी संपर्क नहीं टूटा हो और आपने माइक्रोफोन रख नहीं दिया हो, ईयरपीस उतार नहीं दिया हो, तो जरा बताएंगी कितने लोग हो सकते हैं आपकी पार्टी के संपर्क में बीजेपी के? मुझे नहीं पता। देखिए, जो लोग जाना चाहते हैं, एम्बिशियस पीपल, वो लोग अगर जाना चाहते हैं जाने दीजिए। कौन जाता है कौन आता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डेवलपमेंट इशू पे वोट होगा, किसी व्यक्ति पर वोट होता नहीं है। डेवलपमेंट इशू पे वोट होगा, आप देखिएगा। और जो लोग जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वहां पे कुछ ज्यादा मिलेंगे, वोट के बाद देखिए वही फिर वापस आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। लेकिन जाते हुए कोई परवाह करनी चाहिए, अगर वो अपना था, समझने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और अगर ऐसा ही है कि वहां अब ग्रीनर पॉस्चर दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपके लिए चिंता की बात है। आज के अंक में इतना ही।